एक्ट 1962 और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ड्यूटी डेफरमेंट करते हैं और कैसे हम लोग वेयर हाउस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय सीए परमिंदर सिंह। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इट मीन बाय कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट क्या होता है? कस्टम्स एक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो इंडिया में या इंडिया से हो रहा है उसको गवर्न करता है और एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे लेवी एंड कलेक्शन के ऊपर। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जो हमारी कस्टम ड्यूटीज होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कस्टम ड्यूटी लग गई। कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इसमें हम लोग को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर रेगुलेशंस बताई जाती हैं कि कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको बनाया गया था प्रिवेंट करने के लिए इलीगल ट्रेड्स, जैसे कोई स्मगलिंग हो रही है किसी चीज की। एडमिन करता जो इसके रूल्स रेगुलेशंस है वो सारी चीजें देखता है सीबीआईसी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम्स एक्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कि कब हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाएंगे और कब कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लेवी करने से क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो हमारी प्रोटेक्टेड रहेंगी और सेकेंडली हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा इससे। रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें होता है कि इसमें रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बताए जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कैसे हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। कोई चीज़ इंपोर्ट करिए कितने दिन तक कर सकते हैं और कैसे हम लोग क्लियरेंस कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमारे कस्टम्स एक्ट में बताया जाता है। और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, इसमें होता है कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं इलीगल ट्रेड्स और जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए खराब हो सकते हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं। फैसिलिटेट करता है हमारे पास लेजिटिमेट ट्रेड करने के लिए। और इसमें हम लोग जानते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं कस्टम ड्यूटीज के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रही हैं और ये सिर्फ और फिजिकल गुड्स के ऊपर लगता है। फिजिकल गुड्स मतलब क्या हो गया कि ये सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता है। हमारा मेन टॉपिक जो आज का था, व्हाट इज मूवर। मूवर क्या होता है? मूवर एक ऐसी रेगुलेशन है जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसका सबसे पहले नाम आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, जिसका है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउस रेगुलेशन 2019, जो कि हमारे कस्टम्स एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था सेक्शन 65 के अंदर। इसमें हम लोग को अलाउ करता है इंपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स बिना कोई ड्यूटी पे करे हुए। और हम लोगों को इसमें अपफ्रंट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। अपफ्रंट ड्यूटी का मतलब होता है कि हम लोग को जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को ड्यूटी तभी पे करनी पड़ती है अगर हम लोग इंडिया में ही कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे होम कंजम्पशन मतलब इंडिया में ही कंज्यूम हो रहे हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं तो जो कस्टम ड्यूटी बनी थी वो भी नहीं पे करनी पड़ती अपने को। क्लियर? फॉर होम कंजम्पशन तभी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है और कितनी पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने और किस दिन से पे करनी पड़ती है कि जिस दिन हम लोग को वेयर हाउस से वो गुड्स या फिर वो जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो निकालेंगे, उस दिन से हम लोगों को अपनी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उस दिन जो रेट चल रहा होगा। ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मूवर्स के अंदर क्या बेनिफिट है। और फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख का कोई रॉ मटेरियल मंगवाया और वहीं पे हम लोगों ने एक 50 लाख की एक कैपिटल गुड्स भी मंगाई, एक मशीन मंगाई हम लोगों ने। और फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि 30% एवरेज उसके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी लग रही है, रॉ मटेरियल और कस्टम्स के ऊपर दोनों के ऊपर सेम है। और जो उसका 3 साल का मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, मतलब 3 साल लगते हैं उस चीज़ को बनने के लिए। और सबसे अगर हम लोग मूवर्स का एडवांटेज नहीं लेते हैं, मूवर्स नहीं होता है, तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या चीज़ होती है उसको सिनेरियो 1 कह सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे सिनेरियो 2 जो कि मूवर्स के स्कीम के अंदर रहा है, उसमें क्या होता है। तो नॉर्मल इंपोर्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी गुड्स की वैल्यू थी, रॉ मटेरियल की वैल्यू थी 15 लाख रुपए। 15 लाख के ऊपर 30% लगा। जब हम लोग 15 लाख के ऊपर 30% लगाएंगे तो 4.5 लाख रुपए हम लोगों को पे करना पड़ेगा। और वहीं पे हमारा जो 50 लाख की गुड्स है इसके ऊपर 15 लाख रुपए का हम लोग को कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी उसी दिन जैसे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। और वही मूवर्स के अंदर ड्यूटी डेफर हो जाएगी, उसके अंदर कुछ पे ही नहीं करना पड़ेगा उस टाइम के ऊपर हम लोग को। तो बेनिफिट हमारे पास, नेट बेनिफिट क्या होगा कि 19,50,000 का हमारे पास कैश फ्लो सेव हो गया। और वहीं पे अगर बात करें कि एक वर्किंग कैपिटल है वो भी हमारी ब्लॉक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने जैसे यहाँ पे देखा था कि 19,50,000 रुपए का हमारे पास एक कैपिटल सेव हो गई है या फिर एक मनी सेव हो गई है। और इसमें सिग्निफिकेंट हमारी सेविंग हो रही है क्योंकि हमारा कोई वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं हो रही। और वहीं पे बात करते हैं कि अगर हम लोग उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल सिनेरियो में अगर उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हम लोगों को रिफंड मिल जाता है। और इसमें हम लोग को पहले ही हम लोगों ने कुछ पे नहीं करा था, अपने को रिफंड कुछ मिलेगा नहीं, तो हमारे यहाँ पे जीरो आ जाता है। तो रिफंड कराने के लिए हम लोगों को प्रॉपर एक
रूट से जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर हो सकता है। रिफंड लेने के लिए नॉर्मली यहाँ पे 2 महीने से लेकर 1 साल भी लग सकता है हमारा। की बेनिफिट्स क्या होता है मूवर्स के लिए? इसमें होता है कि कोई ड्यूटी नहीं पे करी हम लोगों ने अपफ्रंट उस टाइम पे जब हम लोगों ने इंपोर्ट करा, तो हम लोगों को प्रॉपर्ली यहाँ पे पूरा बेनिफिट हो जाएगा। और सेकेंडली होता है कि कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस नहीं है, जैसे कि कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एक्सपोर्ट ही होगी। आपका मन है उसको इंडिया में इस्तेमाल करने का, कंज्यूम करने का, तो आप इंडिया में सप्लाई कर सकते हो, इंडिया में कंज्यूम कर सकते हो। और जो इसका लाइसेंस होता है वो लाइफ टाइम लाइसेंस होता है, कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि 6 महीने के लिए हो गया, 1 टाइम के लिए हो गया, या फिर 1 साल के लिए हो गया। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। और इसमें कोई आपने वेयर हाउस में वो स्टोर कर रखा है, कोई रॉ मटेरियल है या कोई कैपिटल गुड है, उसके ऊपर कोई भी स्टोरेज पीरियड नहीं होता कि इसमें इतने टाइम में ही आपको सप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो वो अनलिमिटेड स्टोरेज पीरियड हो जाता है आपका। और उसके बाद होता है कि सिंप्लीफाइड कंप्लाइंसेस होते हैं, कि काफ़ी सिंप्लीफाइड कंप्लाइंसेस होते हैं, कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है। जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन मतलब आप दिल्ली में भी खोल सकते हो, मुंबई में खोल सकते हो, चेन्नई में भी खोल सकते हो, पंजाब में भी खोल सकते हो, और इंडिया में कहीं कोई भी कोने में भी खोल सकते हो वेयर हाउस वाला, उसका लाइसेंस ले सकते हो। मूवर स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मूवर स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक होता है सेक्शन 58 में हमारे पास लाइसेंस। लाइसेंस किस चीज़ का? वेयर हाउस का। आपके पास वेयर हाउस लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास वेयर हाउस लाइसेंस है तब आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो आप साथ के साथ मूवर्स के स्कीम के अंदर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो कस्टम्स कमिश्नर को। तो वो अलग अलग लाइसेंस लेनी पड़ती है। लाइसेंस 1 जो होता है वो होता है हमारा वेयर हाउस का, और लाइसेंस 2 जो आपका लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा एक मूवर्स के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन्वेस्ट इंडिया पोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट फिजिकल कॉपी भी कर सकता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको बीआर सर्टिफिकेट चाहिए। बीआर सर्टिफिकेट मतलब होता है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आईईसी बोलते हैं इसको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है वो आपको चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, पर्टिकुलर वेयर हाउस होगा, वहाँ पे उनकी उसकी डिटेल्स चाहिए। अगर वो ओन्ड है तो उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए, और वहीं पे अगर वो रेंटेड है तो रेंटेड के साथ में फिर वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। आप अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, और उसकी टैक्स रिटर्न आपको देनी पड़ती है पिछले कुछ टाइम की। और फिर एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मिलता है बैंक से, और एक बॉन्ड जमा करवाना पड़ता है, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और फिर वेयर हाउस कीपर डिटेल्स चाहिए होगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये वेयर हाउस कीपर है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले होता है कि इनटू बॉन्ड। इनटू बॉन्ड मतलब होता है कि कोई चीज़ हम लोग कस्टम्स के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक कस्टम वेयर हाउस में ही रहेगी, उसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड। इनटू बॉन्ड उस टाइम पे अप्लाई करनी पड़ती है जब हम लोग कोई चीज़ वेयर हाउस में डालना चाहते हैं कस्टम्स में। एक्स बॉन्ड मीन्स कोई हम लोग गुड्स जो रखी थी उसको निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स बॉन्ड फाइल होता है। और रोड ट्रैप, रोड ट्रैप एक और एक जैसे मूवर्स है वैसे ही एक स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारी जो ड्यूटीज होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और इसमें होता है कि ड्यूटी डेफरमेंट कैसे होती है। इंपोर्ट गुड्स और कैपिटल गुड्स अंडर इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ती है कस्टम्स को, कैपिटल गुड्स को स्टोर करने के लिए। अगर आप ओवर्स के अंदर हो तो आपको बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ती है ड्यूटी डेफर करने के लिए, किस किस चीज़ के ऊपर। कोई आपने इंपोर्ट करी थी कोई कैपिटल गुड्स, या कोई आपने इंपोर्ट करी थी कोई रॉ मटेरियल, और उसके बाद फिर जो अगर वो चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, अगर हम लोगों ने जो चीज़ मंगवाई थी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने कैपिटल गुड्स मंगवाई थी, वो इंपोर्ट करी इंडिया में, इंडिया से एक्सपोर्ट कर दी, तो आपको कोई भी ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। आपने पहले भी ड्यूटी नहीं पे करी क्योंकि आपने ड्यूटी डेफरमेंट ले लिया था, तब उसके बाद अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो तो भी कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती है आपको। हम लोग बात करें हमारे ट्रेडिंग बिजनेस की, ये भी ट्रेडिंग बिजनेस में भी हम लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। बट इसमें क्या होता है कि एक टाइम लिमिट होती है, 90 डेज की टाइम लिमिट है। 90 डेज के अंदर अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, 2 जगह जा सकते हो। सबसे पहले तो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर जो गुड्स जो है वो डोमेस्टिकली रिमूव कर सकते हो। मतलब डोमेस्टिकली रिमूव करने का मतलब होगा कि इंडिया में ही कंज्यूम करने के लिए, इंडिया में ही सप्लाई कर सकते हो कहीं पे। बट अगर आप वो चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हो बियॉन्ड 90 डेज भी, अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो तब आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होता। पर आप डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर चार्ज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। और एक अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया था इसका 23 जुलाई 2025, जिसमें हमारे बताया था कि इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल के ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो अक्टूबर तक। और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं। सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं किसी चीज़ की, कोई चीज़ की असेंबलिंग करनी है वो भी कर सकते हैं, रीपैकिंग हो गया, कोई ग्रेडिंग हो गई, कोई सॉर्टिंग हो गई, टेस्टिंग, रिपेयर, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद होता है कि R&D कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
कोई भी चीज़ का कर सकते हो आप इसमें, कोई लेबलिंग लगा सकते हो, कोई री एक्सपोर्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, और एक वेयर हाउस से दूसरी वेयर हाउस आप ड्यूटी फ्री ट्रांसफर कर सकते हो, बट उसके प्रॉपरली रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। डेटा क्या क्या चाहिए आपको मूवर रिटर्न बनाने के लिए? सबसे पहले तो होता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स। उसके बाद फिर आपने इंपोर्ट करी जो चीज़, उसकी बिल ऑफ एंट्री क्या थी, उसमें डेट क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, वैल्यू क्या थी, और कितनी ड्यूटीज़ हम लोगों ने फॉरगॉन करी है या कितनी ड्यूटीज़ हम लोगों ने डेफर करी है, और उसमें कितना हम लोगों ने, उसके बाद होता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उसमें कि रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ, फिनिश प्रोडक्ट्स कितने प्रोड्यूस हुए हमारे पास। और उसके बाद होता है कि डोमेस्टिक क्लियरेंस के लिए हम लोग एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, और उसमें डेट, क्वांटिटी, वैल्यू, ड्यूटीज़ जो पे करनी है, ड्यूटीज़ पे कब करनी पड़ेगी, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि अगर हम लोग इंडिया में ही कंज्यूम कर रहे हैं तो ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी। वही अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए शिपिंग बिल चाहिए होगा, उसके लिए डेट, शिपिंग बिल नंबर चाहिए, शिपिंग बिल चाहिए होगा, उसकी डेट, क्वांटिटी, एफओबी वैल्यू क्या थी, कैसे हम लोगों ने सेल करा, और ड्यूटी पेमेंट अगर हमारी हुई है तो उसका चालान नंबर, डेट, और उसकी अमाउंट क्या थी। अदर इन्फॉर्मेशन अगर होता है कि उसमें हमारे कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है हमारे यहाँ से दूसरे वेयर हाउस में हुई है, तो आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, या फिर आपने उसको डिस्पोज कर दिया, आपके पास कोई स्क्रैप बच गई थी, आपको रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं प्रॉपरली। और इसमें होता है कि कंप्लाइंसीज और रिपोर्टिंग क्या होती है। कंप्लाइंसीज होते हैं कि सबसे पहले तो डिजिटल रिकॉर्ड, इसका मैंडेटरी है कि डिजिटल रिकॉर्ड एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही रखने पड़ते हैं, और जो इसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को आपको फाइल करनी पड़ेगी। और एक सिक्योर प्रीमिसेस में बाउंड्री कंट्रोल्स होंगे, और कस्टम्स ऑडिट एंड इंस्पेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली अप्लाई होंगे इसके ऊपर। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी आपके मूवर्स स्कीम का एडवांटेज लेने से पहले या फिर ऑप्ट इन करने से पहले। सबसे पहले तो होता है कि कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट से मिलेंगे, जैसे कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, कोई रोड टैप में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसमें कोई डेप्रिशिएशन भी नहीं मिलेगा आपको जो कैपिटल गुड्स के ऊपर, और कोई मतलब इसमें ऑपरेशनल हर्डल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एक्स इंटू बॉन्ड फाइल करना, उसके बाद फिर एक्स बॉन्ड फाइल करना, और ये थोड़ा कंप्लाइंसिस बजट होता है, पूरा रिकॉर्ड रखने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। सिस्टम लिमिटेशंस होती है इसमें, जो कस्टम्स के अंदर जो सिस्टम्स यूज होते हैं जो हमारे, वो सारी अलाइंड नहीं है मोबाइल प्रोविजन के साथ। इसमें लैक ऑफ अमेंडमेंट्स हैं जो कि मेजर एक हर्डल्स क्रिएट करते हैं कि कौन सी केस में क्या चीज़ होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस हेयर, किस किस टाइप के होता है? सबसे पहले होता है कि पब्लिक वेयर हाउस, ये ऑपरेट करती है गवर्नमेंट। इसका पर्पस होता है कि कोई भी चीज़ इंपोर्ट करी उसको स्टोर करना, कोई भी इंपोर्टर होता है वो एलिजिबल होता है इसमें सामान रखने के लिए। इसके की फीचर्स क्या है कि गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, सब इंपोर्टर्स के लिए होता है, कस्टम कंट्रोल्स के अंडर रहता है ये। और एक प्राइवेट वेयर हाउस होता है कि कोई प्राइवेट एंटिटी है वो अपना खुद का वेयर हाउस का लाइसेंस लेना चाहती है तो इसमें ले सकती है, उसको यूज़ कर सकती है। और एक स्पेशल वेयर हाउस होता है, स्पेशल वेयर हाउस जो होता है वो पर्टिकुलरली होता है कोई हाई वैल्यू आइटम्स के लिए, जैसे कोई डायमंड हो गया, कोई गोल्ड हो गया, और ये पर्टिकुलरली कुछ आइटम्स के लिए ही मिलता है, स्पेसिफिक गुड्स के लिए ही मिलता है, और इसमें काफ़ी एडिशनल कंप्लाइंसेस भी चाहिए होते हैं। मूवर्स वेयर हाउस, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है प्राइवेट वेयर हाउस का, जो कि है सेक्शन 58 के अंदर, और आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सेक्शन 65 के अंदर। ये जो प्राइवेट एंटिटी है वही मैनेज करती है, वहीं पे अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे की फीचर्स जो इसके रहते हैं वो कोई एक्सपोर्ट एप्लीकेशन नहीं होता, ड्यूटी डेफरमेंट हो जाती है, और ये हम लोग डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी सेल कर सकते हैं विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ऑल मूवर वेयर हाउसेज आर प्राइवेट वेयर हाउस, जितने भी मूवर वेयर हाउसेज है वो प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं, बट सारे प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं वो मूवर वेयर हाउसेज नहीं होते, क्योंकि आपको सेक्शन 65 का लाइसेंस लेना पड़ेगा उस चीज़। इसमें एक समरी बनाई थी हम लोगों ने, प्रोसीजर अंडर मूवर्स 2019। इसमें सबसे पहले लाइसेंस लेना होता है सेक्शन 58 का, और लाइसेंस लेना पड़ता है सेक्शन 65 का। ऑपरेट करते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर, जिसमें हम लोग प्रोसेस करते हैं हमारी गुड्स के ऊपर। अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है गुड्स को, तब हमारे पास कोई ड्यूटी नहीं पे करनी है जो हम लोगों ने इंपोर्ट करी थी गुड्स, या फिर इंपोर्ट करी थी कैपिटल गुड्स। और वहीं पे अगर डोमेस्टिकली क्लियर कर देते तो हम लोग को यहाँ पे ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, अगर उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है वो भी पे करना पड़ेगा, सेस भी पे करना पड़ेगा, इसमें मेंटेन करने पड़ेंगे डिजिटल रिकॉर्ड्स। And this is all for today. Thank you everyone.